हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नाजुक मोड। मेरा नाम है उजैर यूनुस और मेरे साथ हस्बैंड मामूल अंबर रहीम शमसी मौजूद हैं। ग्रीन नहीं पहना हुआ उन्होंने 14 अगस्त की ईव के ऊपर, लेकिन उस पर बात करेंगे। शायद हो सकता है वो भी काफ़ी सारे लोगों की तरह सोशल मीडिया पे इस साल इंडिपेंडेंस डे नहीं मना रही। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं मनाना चाहिए, लेकिन लोग मना रहे हैं। एटलीस्ट मेरी तो रिपोर्ट्स ही हैं। बिजी एजेंडा टुडे। वी विल टॉक अबाउट द न्यू केयरटेकर पीएम कौन है, कहाँ से उनका नाम आया, क्यों इम्पोर्टेंट है। ग्वादर में एक बड़ा जो है संगीन दहशतगर्दी का वाकया हुआ, वो भी लिंक्ड है इस अपॉइंटमेंट के साथ। उस पर भी हम बात करेंगे क्यों लिंक्ड है और क्यों इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं ये। चाइना ने अपने सिटीजन्स को एक वार्निंग भी दी है अगेन फ्रॉम द ग्वादर अटैक। इट्स ऑल पार्ट ऑफ द वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन पाकिस्तान। और फिर एंड में हम थोड़ी छोटी स्टोरीज पे बात करेंगे अबाउट जर्नलिज्म एथिक्स। किसकी कवरेज होनी चाहिए मीडिया पे, नहीं होनी चाहिए, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो अंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत करते हैं। नए वजीर आजम आ गए, उनका नाम आ गया पाकिस्तान में। काकर साहब सेनेटर हैं बलूचिस्तान से। काफ़ी लोगों को उनके बारे में कुछ मालूम नहीं, तो पहले तो सीन सेट कर दें कि who is he, what's his background, or and why is this an important development in terms of this particular appointment? ओके उजैर, सबसे पहले तो मैं उन सहाफियों में से अपना भी नाम डाल दूं जो कहते हैं कि हाँ, हमने बस परसों अनवारुल हक काकड़ साहब से बात हुई थी। नहीं नहीं, हमारी बड़ी मुलाकातें होती थी कोसार मार्केट में। इस्लामाबाद का कोसार मार्केट, जिन लोगों को, जो लोग जानते हैं इस्लामाबाद और इस्लामाबाद की पॉलिटिक्स के बारे में, कि सियासतदान, सहाफी, सिविल सोसाइटी के जो एक्टिविस्ट, एनजीओज के रिप्रेजेंटेटिव्स, एजेंसी के लोग, तमाम कोसार मार्केट में पाए जाते हैं। सब एक दूसरे पे नजर रख रहे होते हैं। वहां भी काफी मिलते रहते हैं। बटलर्स F6 में, अनदर अपस्केल नेबरहुड, जहां आप ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं। तो वहां भी अनवारुल हक काकड़ साहब, मेरी मुलाकात हो चुकी है। मैं भी कह सकती हूँ उनसे कई मामलात में मैंने देखें इंटरव्यू भी अंबर, किया। सेल्फी, इफ देर इज नो सेल्फी देन इट But डिड there's नॉट no हैपन। selfie, there's no proof. But right. So I want to move on from the sort of conversation that just very quickly a background on it. देखिए, अनवारुल हक काकड़ साहब डेफिनेटली जो एक डार्क हॉर्स कहा जा रहा था, क्योंकि इतने नाम मार्केट में फ्लडेड थे कि आई थिंक दैट वाज एक्चुअली डिलिबरेटली एंड ऑन पर्पस। कुछ तो लॉबिंग की वजह से थी, जाहिर है। लॉट ऑफ पीपल वर मेकिंग देयर प्रेजेंटेशंस वे फॉरवर्ड इन पाकिस्तान। हम इकोनॉमी का ये कर देंगे, हम इन्वेस्टमेंट्स लाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। किसको सो दे रहे थे प्रेजेंटेशन अंबर, ये वैसे ये तो बता दें हमें। आप खुद ही समझ लें, समझदार लोग जो समझते हैं कि वो कहाँ होता है। ये कह दूं कि इस्लामाबाद में होगा। ठीक है, कोसार पड़ोस मार्केट पड़ोस नहीं। का इलाका था, कोसार मार्केट नहीं था। So, but obviously, I think from any statements that I had, maybe any जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत, जो मौजूदा तो सॉरी नहीं, अब तो एक्स हो गई है, जो साबिक इत्तेहादी कोalition है, उनके सब नुमाइंदे बात यही कर रहे थे कि yes, there's a reason that that name is being deliberately kept secret, and that is because एक consensus नहीं हो रहा था, और दूसरा ये था कि टू इंश्योर के जो नाम सामने आए वो अचानक से सब अप्रूव हो जाए, एंड दैट्स इट। सो ट्राइंग टू maintaining that level of suspense and discourse, it also does create a lot of media discussion, which it did। 2 हफ्ते पहले से ये बात चल रही थी। और दूसरा ताकि वो जो नाम सामने आए, क्विकली डन, ओवर एंड डस्टेड विद। सो अनवारुल काकर सेनेटर हैं। सेनेटर उनकी मुद्दत जो है वो अगले साल यानी कि मार्च 2024 में खत्म होगी। उनका ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी कि बाप पार्टी से है। बाप पार्टी को जो बनाया था, उसकी जो उसका जो उसके कहते हैं ना, ही इज द ओरिजिन, ही इज द फाउंडर ऑफ द बाप पार्टी। और बाप पार्टी का जो ओरिजिन है, इट्स रूटेड इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ PMLN। और उस वक्त जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मुश्किलात थी, उस वक्त बाप पार्टी की क्रिएशन हुई और अपसेट हुआ। उनका जो चीफ मिनिस्टर था, ही वाज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द PMLN, and that also affected the Senate elections that happened as well. So I mean, when you saw कि जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को कट डाउन टू साइज किया जाता, बाप पार्टी का इंस्ट्रूमेंटल था, and they also had an alliance with the Pakistan Tehreek-e-Insaf when they came into power as well. Uh,
इसके अलावा सेनेटर अनवारुल हक काकर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ भी मुंसलिक रहे हैं. He has not won an election as far as I know, and this was his first public office. अब आपने बहुत सुना होगा, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत शाइस्ता हैं, वगैरह वगैरह. आई थिंक द किसी की ने थिंग तो टू कहा, एक शख्स ने कहा कि उनका किताबों का शौक इतना ज्यादा है कि इनके मुकाबले में बहुत कम ही लोग हैं जो किताबों का इतना शौक रखते हैं। और एक ट्वीट आई कि हिस्टोरिकल इमरान खान स्टेट्समैन है। साहब रेकमेंड करते रहते थे, तो उनका भी बड़ा किताबों का शौक था. बिल्कुल, तो वो किताबों का शौकीन है और हिस्टोरिकल स्टेट्समैन। और कामरान खान साहब ने तो देर ही नहीं की, कॉपी पेस्ट किया उन्होंने एक मैसेज जो कोटेशन मार्क के साथ। तो ये जो है बड़ा लोगों को समझाया गया सोशल मीडिया पे और मीडिया के ऊपर कि बड़ी हिस्टोरिकल अपॉइंटमेंट है ये। बहुत तारीखी अपॉइंटमेंट. जरूर आप जरूर ये समझ लें. आई थिंक दैट द की टेक अवे, गिवन दैट राजा रियाज साहब ने बहुत वसुख से कहा कि ये बहुत मसरूफ थे कुछ दिनों से. पहले तो उनसे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी मुलाकात हो ही नहीं पा रही थी, बिकॉज ही वाज वेरी वेरी बिजी. और फिर अचानक से जब उनकी मुशावरत हुई, और ये क्योंकि ये मैं बता दूं, इट वाज डिसाइडेड कि ये लास्ट मिनट पे आएगा, 11th आवर पे आएगा. इनका नाम, उन्होंने कहा, मैंने अपना इनका नाम पेश किया था. ही वॉज अ फ्रंट रनर फॉर मी, और पिछले 4-5 नाम थे, वो हमें नहीं पता उनके कौन से नाम थे, वो एक्सेप्टेबल हो गया था बीच में. आई थिंक इट्स आल्सो इंटरेस्टिंग सादिक संजरानी साहब, बिकॉज ही वाज ऑब्वियसली अपेरेंटली लॉबिंग एज वेल टू बी इन दैट पोजीशन, एंड उनका भी ताल्लुक ज़ाहिर है बलूचिस्तान से भी है, और बाप पार्टी से मुंसलिक रहे, एंड उनका किरदार रहा है. He was outed. So Senator Anwarul Haq Kakar Saab is definitely what you would call an establishment guy. और उजैर, मैं ये कहूंगी कि बहुत सारे सहाफियों के बरक्स आपको शायद ये खबर पहले मिल गई थी. जी, ये खबर डार्क हॉर्स की आ चुकी थी 2-3 दिन पहले कि ये रनिंग में है नाम। तो उनकी मैंने बायो का पेज खोल के रखा हुआ था अपने ब्राउजर पे कि ज़रा मालूम किया जाए। तो उसके अंदर था कि आई थिंक दैट पेज इज़ नो लॉन्गर एक्सेसिबल, आई हैव टू फाइंड इट ऑन द आर्काइव्स, बट आई ट्राई टू लिंक इट फॉर द ऑडियंस एज वेल सो दे कैन रीड इट। कि उन्होंने बड़ा किरदार, अहम किरदार अदा किया है बैरूनी प्रोपेगेंडा जो बलूचिस्तान में किया जाता है उसके ऊपर। एक वीडियो भी है उनकी जिसमें वो सेनेट के फ्लोर पे कहते हैं कि ये मामा कदीर जैसे लोग जो कहते हैं हजारों मिसिंग पर्सन हैं, ये गलत बयानी करते हैं, सिर्फ कुछ दर्जन हैं, उससे भी ज़्यादा नहीं होंगे जो मिसिंग है। तो ये एक इनका पॉइंट ऑफ व्यू था। एक ज़माने में जैसे आपने कहा तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी थे, तो उनकी एक ट्वीट है कि खान साहब अब रियासत मदीना बनाएंगे, वो भी पब्लिक में मौजूद है। और इंटरेस्टिंग बात अंबर, ये आपने जैसे कहा कि ये इस्टेब्लिशमेंट के कैंडिडेट हैं, तो मैं ये बता दूं, लोग गूगल कर सकते हैं टाइमलाइन कि जो इस वक्त जो डीजीआई हैं वो कहाँ होते थे जब ये बाप पार्टी का वजूद आया, और बाप पार्टी के वजूद आने में जो जहरी साहब की हुकूमत गिराई गई वो कब हुई, और उस टाइमलाइन को आप जोड़ें अनाउंसमेंट से। और इंटरेस्टिंग बात अंबर मुझे ये लगी कि जब ये गिराई गई हुकूमत, उसके बाद जिस टाइमलाइन के अंदर बाप पार्टी वजूद में आती है, उसी टाइमलाइन के अंदर नवाज लीग जो है काकर साहब का नाम आगे करती है सेनेट के लिए। तो बड़ा जो है ये इनकी जो मल्टी पार्टिजन कैंडिडेट एक तरह से ये हैं, तहरीक इंसाफ के भी करीब रहे हैं, नून लीग के करीब भी रहे हैं, और बहुत तारीफें एनडीयू के खान करीब भी साहब रहे हैं। खान साहब की बहुत तारीफें भी कर चुके हैं. जब खान साहब ने अपनी अक़वाम मुत्तहिदा में एक तकरीर जो कही थी, जिसको, क्योंकि हम हर चीज तारीखी कहते हैं, वो भी तारीखी तकरीर थी, उसकी भी बहुत तारीफ की थी. सो द पॉइंट इज दैट ही हैज is obviously an establishment guy. He's well connected with all political parties, but it also means, I think the big debate was, okay, who's going to prevail? I'm of the opinion that candidate will tell you A, who prevailed, because we know पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इसाक डार को बहुत पुश कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब बहुत पुश कर रहे थे. एंड द सेकंड थिंग इज, will it be a technocrat, will it be a politician? So I think that settles that. It's a politician. I think that at the end of this, जो political parties हैं, they're obviously a net loser in all of this, इसलिए क्योंकि उनके जो नाम तजवीज़ करता थे, जिसपे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है, और जलील अब्बास जलानी साहब ने उनको मुबारकबाद भी दी, because he was a very strong contender. There's much discussion on him for a very long time, for a few days as well. उन्होंने उनको मुबारकबाद भी दी थी on social media as well. इसके अलावा ज़ाहिर है, as I mentioned before, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के कुछ और ख्यालात थे. So what now you have is a caretaker prime minister who's clearly an establishment guy. We still don't know when the elections will be held.
इट्स क्लियर कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी तो खबर होनी नहीं थी अभी फिलहाल, तो क्योंकि they're in the bad books as well, but also means if it's a politician, he is able to take more political decisions as well. And you could, इस वक्त आप you can say all you like about neutrality, caretaker को neutral होना चाहिए, non-political होना चाहिए, but that is the fact. It probably would have been harder for a technocrat caretaker prime minister to be able to make those political decisions. I think the third most important thing is ज़ाहिर है बलूचिस्तान में इस वक्त बहुत खुश नहीं है बहुत सारे जो political forces हैं, और इसमें मैं जिक्र करूंगी इस वक्त अख्तर मेंगल साहब का, जिन्होंने एक social media पे चल रहा है, but he's also publicly stated that he's very unhappy उनके ट्विटर पे चल रहा है, उन्होंने खुद लिखा है ट्विटर पे, बिल्कुल एग्जैक्टली खुद लिखा है, नॉट वेरी हैप्पी विद द डिसीजन. हमें मालूम है कि अख्तर मेंगल साहब खासतौर पे जो मिसिंग पर्संस हैं उसके हवाले से कई हुकूमतों के साथ इत्तेहाद करके रिग्रेटेड इट बिकॉज मामला आगे नहीं चले. एंड यू मेंशन्ड काकर साहब्स पोजीशन ऑन मिसिंग पर्संस एज वेल. दूसरी तरफ इज आल्सो द पॉलिटिक्स ऑफ बलूचिस्तान. सो बाप पार्टी स्प्लिट हुई है. कुदूस बिजेंजो एंड जाम कमाल, former chief minister of Balochistan, उनके साथ मिलकर जाम कमाल has obviously split with Qudus Bizenjo. वो एक दो पार्टीज अब बन गई हैं. एंड जाम कमाल के साथ हाल ही में उन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ मुलाकात भी की थी very recently as well. So the indications is that he is a compromise candidate, but I think the political parties did not prevail and had no real say in the next caretaker prime minister, and that I think is telling. A lot of people are calling it the Kakar 2 formula, which is General Wahid Kakar in the 90s जब नवाज शरीफ को डिसमिस किया गया था by गुलाम इसाक खान, तो उस वक्त एक टेक्नोक्रेट मोइन कुरैशी को लाया गया था और उन दोनों से रेजिग्नेशन ली गई थी ताकि 90 days में इलेक्शंस हो जाएं. So I'm going to end it on that, but there's our challenges. I will leave you to sort of talk about those. जी अंबर, एक दो चीजें जिस पे आज की डॉन की खबर का मैं कोट पढ़ देता हूँ. उसके अंदर लिखा हुआ है कि a member of the outgoing ruling coalition told Dawn on the condition of anonymity that Kakar was a quote surprise for many in the alliance. In fact, quote, even those who signed the summary of Kakar's nomination too were unaware about Kakar's name, end quote. तो ये सम अप कर देता है पूरी जो हमने डिस्कशन की. डॉन में भी कंफर्म हो गया कि लोगों को नहीं मालूम था. अब आते बलूचिस्तान पे जो आपने इंडिकेट दिया, आई थिंक दैट्स वेयर द सॉर्ट ऑफ रबर मीट्स द रोड कि क्यों इंपॉर्टेंट है उनका आना. एक तो ये कि आज हमने उस पर हम बात करते हैं थोड़ी देर में. ग्वादर पे में अटैक हुआ. थैंकफुली सो फार द स्टोरी इज कि नो चाइनीज सिटीजन्स डाइड, बट इट वाज अ प्रीटी मेजर अटैक इन ग्वादर. Security situation हम सबके सामने. In fact, when I talk to some people, just to sort of explain as well that there was a military convoy जिसमें जो Chinese workers होते हैं, they were going from the airport to the port where they work, और उस वक्त अटैक हुआ था. And उनकी armored cars थी, vehicles थी. जी, so they survived. मेरी जब लोगों से बात होती है who are sort of more NatSec, national security experts, वो कहते हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान में कि कितने फौजी मौजूद हैं, कितनी एफसी की भर्ती हुई है इस सिचुएशन से डील करने के लिए. ये भी अगर पब्लिक में डिस्क्लोज हो तो काफ़ी लोगों को सरप्राइज हो बिकॉज ऑफ द सिवेरिटी ऑफ द क्राइसिस. इट्स लाइक अंडर रिपोर्टेड है एक तरह से मीडिया के अंदर द स्केल एंड नेचर ऑफ दिस क्राइसिस. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इस हफ्ते खबरें भी आई और सऊदी अरेबिया की तरफ से खबरें आई कि दे आर लुकिंग एट बाइंग माइनिंग लीसेस इन बलूचिस्तान एज वेल, जो कि जी तो SIFC का जो प्राइवेटाइजेशन एजेंडा है, इन्वेस्टमेंट लाने का एजेंडा है, वो एक तरह से हेविली कनेक्टेड है बलूचिस्तान की मिनरल एसेट्स के साथ. तो अगर केयर टेकर्स ने इसके ऊपर मोमेंटम बिल्ड करना है तो एक तरह से आपको बलूचिस्तान की रहनुमाई चाहिए होती है टू रबर स्टैंप एक तरह से करने के लिए कि जी ये बलोचों के साथ मिल बैठ के फैसला हुआ है. आपने बता दिया कि मेंगल साहब इस पर खुश नहीं है, वैसे ही तो वो अब इंटरेस्टिंग बात होगी कि ये नेविगेट किस तरह किया जाता है. और तीसरा जो सबसे ज़रूरी अगेन टेक अवे है विच विल बी इंटरेस्टिंग एंड वर्थ वाचिंग कि इलेक्शन डिले हो रहे हैं और पंजाब में मोहसिन नकवी साहब हैं, इस्लामाबाद में काकर साहब हैं, दोनों एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं, दोनों एक तरह से रिलेशनशिप रखते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड विद द लीडरशिप ऑफ द पाकिस्तानी मिलिट्री. तो अब ये इंटरेस्टिंग होगा कि ये फार्मूला कैसे चलता है बिकॉज इट एसेंशियली मीन्स दैट जनरल मुनीर
is in firmly in charge of Pakistan and its political system. तो अब ये इवॉल्विंग स्टोरी है, इस पे क्या होता है, लोग रद्द अमल कैसे देते हैं, will remains to be seen. बट इंटरेस्टिंग अपॉइंटमेंट इसलिए थी क्योंकि ऑफ द बैट ना इसको पीटीआई क्रिटिसाइज कर सकती है, ना पीपल्स पार्टी कर सकती है, ना नून लीग कर सकती है, क्योंकि इनके ताल्लुकात जैसे हमने आपको समझाया ऑडियंस को हर जगह मौजूद हैं. Bilkul, absolutely. And I think what should be interesting is that given that he is a compromise candidate, means that जो सियासी जमातें हैं वो prevail नहीं की. What we can also expect perhaps is that they may get a share in the caretaker. We can also expect कि जो SIFC, it's obviously the military is very keen on continuing ensuring that that runs through. उस पे बहुत जोर होगा. जहां तक जाहिर है, आई थिंक दैट शुड बी समथिंग टू वॉच आउट फॉर. जो कैबिनेट होगी उसमें क्या सियासी जमातों को जो नुमाइंदगी चाह रहे हैं वो उनको मिल पाएगी या नहीं पाएगी. और फिर जाहिर है, आई डू सी सम कंटिन्यूटी ऑन द SIFC फ्रंट. तो अंबर, इससे अब कनेक्ट करते हैं ग्वादर की स्टोरी. अटैक आपने कहा कॉन्वॉय पे हुआ. हम कुछ महीनों पहले देख चुके हैं कि टीचर्स को फीमेल सुसाइड बॉम्बिंग में मारा गया कराची यूनिवर्सिटी के बाहर. उससे पहले इंजीनियर्स के ऊपर अटैक हुआ जो डैम पे काम कर रहे थे. तो एक तरह से, और इस पे चाइनीज नाखुश भी रहे हैं, वो कह चुके हैं कि सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान की सिक्योरिटी देना. तो बताएं, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज अराउंड द सिक्योरिटी सिचुएशन, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू चाइनीज वर्कर्स. और वीकेंड के ऊपर भी कुछ थ्रेट अलर्ट्स आई हैं, तो उसके बारे में भी ऑडियंस को बताएं. Yeah, no, absolutely. I think this is actually very significant given that our new caretaker prime minister is from Balochistan, and concerns about security that जिसमें Chinese leadership ने has obviously spoken to the former Prime Minister Shehbaz Sharif multiple times. As you know, PMLN likes to take ownership of CPEC, and they just celebrated CPEC के 10 साल, जिसमें आपका Vice Prime Minister भी पाकिस्तान आए थे. But any kind of communication, any concern has really been about security. जो आपको 2021 में जो दासू डैम पर जो हमला था, and then पिछले साल 2022 में, which is another big one, which is कराची यूनिवर्सिटी के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में जहां टीचर्स को हदफ बनाया गया था. अगेन, दिस हैज आल्सो बीन क्लेम्ड बाय द बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी. इट जस्ट टेल्स यू सम ऑफ द बिग चैलेंजेस, जहां बार बार चाहे इमरान खान थे चाहे शहबाज शरीफ बार बार गवादर के दौरे करते थे, कहते थे कि अभी आगे बढ़ेगा. बट द सिक्योरिटी सिचुएशन इन बलूचिस्तान टेल्स यू व्हाई इट हैज नॉट बीन पॉसिबल. द चाइनीज हैव बीन ऑब्वियसली under heavy security since the last few years. उनके लिए एक special force भी मुख्तस की गई है, and a lot of money is spent on that force as well. Despite that, something happening, and yes, obviously we know that thankfully none of the Chinese workers were harmed as well. But at the same time, I think given that warning that has been given by the Chinese embassy and consulates to all of their citizens in Pakistan, does not bode well for the start of the caretaker prime minister's tenure. Yeah, and I would just add कि ये बलूचिस्तान की सिचुएशन है, तालिबान की सिचुएशन हमारे सामने मौजूद है पख्तूनख्वा के अंदर, उसके अटैक्स के ऊपर. और एक आई थिंक अंडर अप्रिशिएटेड, अंडर रिपोर्टेड स्टोरी ऑन द बलोच इंसर्जेंसी इज कि इंक्रीजिंगली उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया है खवातीन फाइटर्स का भी, उस सुसाइड बॉम्बिंग्स के अंदर भी. तो वरीइंग सिचुएशन, वर्सनिंग सिचुएशन, एंड अगेन इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ the new caretaker prime minister, given that he's from Balochistan, will deal with it. आगे बढ़ते हैं. Amber, this was the big story of the week. The other big story, or two big stories, semi-big stories, I would say, controversial stories, are related to एक डायरी बुशरा बीवी की, जो इमरान खान साहब की वाइफ हैं, वो खबर चली. और उसके साथ साथ इंटरसेप्ट ने भी एक स्टोरी चलाई साइफर स्लैश केबल के ऊपर. उन्होंने रिलीज किया अनवेरिफाइड जो है डॉक्यूमेंट, अकॉर्डिंग टू देम, गिवन टू देम बाय अ सोर्स इन द पाकिस्तानी मिलिट्री, जो कि अपसेट हैं पाकिस्तान की मिलिट्री की साख के ऊपर जो क्वेश्चंस आए हैं इस पूरे क्राइसिस के अंदर. तो उन्होंने उसको लीक किया और स्टोरी चलाई. आप सीईजे में काम करती हैं अंबर, एथिक्स के ऊपर ट्रेनिंग देती हैं जर्नलिस्ट को. ये दो स्टोरीज के ऊपर व्हाट्स द व्यू फ्रॉम एन एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू? क्योंकि एक तरफ डायरी है, वी डोंट नो असल है नहीं है, उस पर पूरी खबर चली कि क्या क्या उन्होंने लिखा हुआ है. हमें मालूम है कि उनके घर के ऊपर जब छापा पड़ा था तो उसके अंदर कुछ चीजें लेके गए थे, तो वो कह रहे हैं वहां से हमें डायरी मिली. और दूसरी तरफ एक वेस्टर्न पब्लिकेशन है जिसने अगेन खुद कह के स्टोरी चलाई कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये अनवेरिफाइड है.
और लेकिन हम फिर भी उसको रिलीज कर रहे हैं. तो what do journalism ethics say about running stories with unverified documents as the central peg in the piece? So first of all, yeah, I mean, Uzair, obviously a lot of people will ask us, आप दोनों ये चीजें इसको मवाजना कैसे कर सकते हैं? How is it even possible? एक जो है वो साइफर का टेक्स्ट है, दूसरी तरफ बुशरा बीबी के alleged diary है. How is it even possible? Actually, it is possible because both of them are documents whose sources are not clear. So the first rule of journalism is that you have to journalists get documents all the time, and you have to verify those sources before you publish them. And I'm going to talk about why, not just, I mean, verification is why it's important, but should you publish without with basic with a credible, relatively credible one source? We'll talk about that as well. So in that sense, those are similar. So the content may be very, very dramatically different, but at the same time, they both have one single source. आपने जैसे बात की बुशरा बीबी की जो alleged diary है and contents of that diary, August 5 का जो छापा था वो तो जाहिर था, but then you also saw कि ये कुछ लोग कहते police sources हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि ये agency के बंदे हैं. It probably most likely seems to be agency related because you saw Kamran Khan discussing, and we know whose guy he is as well, discussing Bushra Bibi's role in Imran Khan's politics. I think there was a long sort of thread or some kind of exposé about Jadoo Tuna and all those things, which seem to be sourced from that diary. Javed Chaudhary also had a big, long, I think, उन्होंने बहुत एक dramatic किस्म का क्रिक क्रिक क्रिक, जहां आपको जो दरवाजा है वो कैसे खुलता है, उसकी आवाज होती है, फिर बड़ी उन्होंने मंजर कशी की थी उस पे. I hope that, I mean, I know I tweeted the great sort of remix that was made out of that. दिलेर वाला जो था मीम जो बना था. I think जरा हटके also उन्होंने चलाया था, but I think that tells you source kya tha. Neither of these people have told us how they verified the contents of it. So that's problem number one. The second problem obviously is single source ka kya problem hota hai. Whoever is a single source, even if they're very close, they clearly have an agenda. And until you're mindful, the way to sort of balance the agenda problem is that you talk to different people, or at least confirm it or verify it with at least two others. I mean, that is your rule, like a 3-source rule, jisko kehte hain. So there are people with different agendas who can actually confirm it, even if it's one trustworthy source. The third question that is obviously discussed a lot is whether you should be publishing because you have one very credible source. The content of that piece seems to fit what you already have known and heard from multiple reports on the subject. So Cipher के बारे में ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बहुत बात की है. दूसरी तरफ बुशरा बीबी उनके सियासत के हवाले से बहुत सारे लोगों ने उस पर बात की है, कुछ डर के, कुछ खुलकर, खासतौर पे मेरे ख्याल में 9 मई के बाद, या जब इमरान खान साहब के पर सख्ती ज्यादा आ गई, तो फिर तो और भी खुल के, चाहे फिरदौस आशिक खान साहिबा जो मैग्नेटाइज, मेस्मराइज और हिप्नोटाइज करती थी, बुशरा बीबी उनके बारे में बात करती थी. पर इवन बिफोर देन अलीम खान साहब ने इस पे कहा है, और परवेज खटक ने भी जो है दबे अल्फाज में इस पे बात की. But before that there was Uzma Kardar during Imran Khan's time, जो Pakistan Tehreek Insaf की MPA थी. She's also talked about it, and I do remember there were lots of discussions on her role and how she combines black magic with politics in Imran Khan's advisory capacity through sources from Jahangir Tareen as well, and Shiri Mazari. So, you know, these stories have been circulating. So when that diary comes out, you confirm your bias. Like, yeah, ye sab baat karte the, hoga to sach hai. It doesn't matter. Obviously, we saw that one particular news channel run by Aleem Khan really ran with it. And it was picked up across the board because it's bound to be a popular story. So the problem with that, just in terms of serious journalism, is the sourcing issue. But the second, I think, problem with it is that it turns serious news channels into tabloids. This is stuff that you'd see in The Sun, for instance. It's not something you'd see on a TV channel that claims that it is a serious New York news channel. Post में चलेगा ऐसी खबर. You wouldn't see it in The Guardian, right? You wouldn't see, exactly. New York Post में आप देखेंगे, New York Times में नहीं देखेंगे. But there might be discussion on the contents or ethics, but you wouldn't break that story. The other obviously problem with this is that if it is indeed her diary, it's a private diary, she has a right to her privacy as well. So, you know, that's the other problem with it. I think the question about public interest
is something that is debated within journalism a lot, and that applies a lot to Edward Snowden and his revelations about NSA, right? कि अगर ये documents national security interest में इनको नहीं छापना चाहिए था, but public interest demands that they go out there. However, all of those documents from Edward Snowden were verified, cross-verified, rechecked, and incidentally, Glenn Greenwald, जो Intercept का founder भी है, he was obviously among those. And I'll let you talk about the Intercept story. So we can obviously say that ye jo ek, this fascination that we have with obviously a mysterious ex-first lady, black magic, jo Pakistan ki siyasat mein, to be honest, all prime ministers and presidents have been superstitious. उनके अपने पीर होते थे, काले बकरे जो हैं उनको एन वक्त पे उनको ज़िबा किया जा रहा होता था, मन्नतें मांगे जा रही होती थी, etc. So that's pretty much very intertwined to sort of subcontinental Pakistani politics. But I think it's just that it's a tabloid, it's unverified, and frankly, it does not reflect well on any channel who seriously discusses it. Thank you for that overview, Amber. अब इसके अंदर before going to the intercept side, मैं इस पे 2-3 अपने experiences share करता हूँ. एक तो ये कि सब कॉन्टिनेंटल भी नहीं है. अगर आप जवाहरलाल नेहरू की हिस्ट्री पढ़ें तो उनके भी एक फेमस एस्ट्रोलॉजर होते थे. इंडिया में आज तक जो है वो कॉन्टिनेंटल, राइट? No, I know. So वो सब कॉन्टिनेंटल है, but I was getting to the point के रेगन जो हैं उनकी बेगम जो है वो बड़ी फेमसली एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया करती थी. तो ये अमेरिका के अंदर भी इसकी एक तारीख मौजूद है कि आप जो है सुपरस्टिशंस में बिलीव करते हैं. रोनाल्ड रेगन was the sort of exhibit A of that trend in the West as well. लेकिन इसके अंदर जो मुझे सबसे ज़्यादा इन एडिशन टू द सिंगल सोर्स पार्ट जो डिसअपॉइंटमेंट हुई, अगेन हमारे कल्चर का एक हिस्सा ये एक बनाया जा रहा है कि जी खान साहब जो हैं वो ये डिसीजन इसलिए लेते थे क्योंकि एक औरत ने जो है उनको काबू किया हुआ है, which reinforces the stereotype, right? जोरू का गुलाम और ये सारे जो हमारे कल्चर के stereotypes हैं कि हाउ खान साहब की गलती नहीं है, उनकी जो बेगम है एक खातून ने उनको जादू के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू काबू कर लिया. एंड आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड कि काफी सारे ऐसे लोगों ने जिनको मैं एटलीस्ट सीरियस जर्नलिस्ट समझता हूँ ran with that argument. For example, उमर चीमा on his talk show with एजाज सैयद वो बात कर रहे थे कि जिन लोगों ने रेड किया उनकी जो है काम खराब होने लग गए क्योंकि बुशरा बीबी कोने में बैठ के बस खामोश बैठी हुई थी और लग रहा था वो कुछ पढ़ रही थी. उसकी एक पूरी क्लिप इट्स कंडेमनेबल इन द सेंस कि आप रीइंफोर्स कर रहे हैं सोसाइटी के वो घिनौने तरीन बायसेस और स्टीरियोटाइप को कि एक औरत जो है मर्द को काबू कर लेती है. दिस इज नॉट अ स्टोरी एनी सीरियस जर्नलिस्ट शुड बी एंगेजिंग इन, एंड इट्स कंडेमनेबल. I think I would also add that I think because there is a deep belief in the power of black magic in Pakistan and the subcontinent. So there are a lot of people who do genuinely believe it. So I think I just want to sort of add that. Absolutely, and I think वो एक है हमारी सोसाइटी के अंदर के जी पता नहीं किस तरह. मैं एक्चुअली उस दिन एक टीवी शो देख रहा था कुकिंग का, तो उसमें वो हार्ट कुक कर रहे थे, गोट्स हार्ट और लैम्स हार्ट. तो मैं लॉरेन को ये बता रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जब आप कसाई के पास जाएं तो वो हमेशा दिल पूरा आपको नहीं देते, उस पर लाइन लगा के देते हैं बिकॉज अपेरेंटली उससे जादू किया जाता है. मुझे ये बात खुद याद है, बकरीद के टाइम पे कसाई हमें समझाता था जब हम छोटे थे कि ये क्या होता है. अब आते हैं इंटरसेप्ट की स्टोरी. अगेन उस आर्टिकल के अंदर अप फ्रंट उन्होंने लिखा है वी हैव नॉट बीन एबल टू वेरीफाई, लेकिन जो आइडेंटिटी है वो एक रिलायबल पर्सन है, वो डिसग्रंटल्ड है, मिलिट्री के अंदर से है, मिलिट्री के अंदर जो हो रहा है उससे उसको खुशी नहीं है, तो उसने इस बात को लीक किया और उन्होंने पूरी स्टोरी चलाई और एंड में जाके वो जो अलेजिड केबल है उसके जो अलेजिड कंटेंट्स हैं वो उन्होंने चलाए. अब I was, Intercept is a big institution and it's made waves and is part of controversies भी हैं उसकी, आप विकिपीडिया पे जाके देख सकते हैं. But broadly speaking उसने काफ़ी सारी ऐसे जो है रिपोर्ट्स की हैं जो कि बड़ी समझी जाती हैं in terms of the contents of the story and the implications it has. But running this story sort of caught me by surprise in the sense, and again ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा अटलांटिक काउंसिल के अंदर. हमने पिछले साल या कुछ महीनों पहले एक स्टोरी चलाई अबाउट कश्मीरी मिलिटेंट्स बीइंग किल्ड इन पाकिस्तान. कोई 3-4 हुए थे महीनों के अंदर वाकयात ऐसे. स्टोरी थी, कुछ रिपोर्टिंग हुई थी, इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, तो वी डिसाइडेड वी विल एंगेज विद द रिपोर्टर ऑन द ग्राउंड और उनसे बात करके स्टोरी चलाएंगे एज अ ब्लॉग पोस्ट, नॉट इवन एज द फ्रंट पेज अटलांटिक काउंसिल रिपोर्ट.
वो स्टोरी हमने एज अ ब्लॉग पोस्ट चलाई, anonymize किया आइडेंटिटी ऑफ द रिपोर्टर बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रिस्क दैट दे फेल्ट दे हैड, एंड द पीपल हु स्पोक टू देम वर ऑफ record. कोई 3 सोर्सेज थी अगेन, बट दे वर ऑल ऑफ record, राइट? तो उनका नाम, उनकी आइडेंटिटी, उनके टाइटल्स हम नहीं पब्लिश कर सकते थे. We thought that was fine, at least I thought and my boss thought it was fine at the South Asia Center. एक दिन वो स्टोरी चली, जब अगले दिन वो हमारी एडिटोरियल टीम, अटलांटिक काउंसिल की एडिटोरियल टीम पे फ्लैग हुआ कि ये आपने चलाया है ब्लॉग, तो वी हैड अ वेरी फाइस्टी कॉन्वर्जेशन इंटरनली, जिसके एंड पे एडिटोरियल टीम ने कहा कि आपने ये उतारनी होगी स्टोरी, यू कैन नॉट, यू शुड नॉट हैव डन दिस. और मुझे बड़ा गुस्सा था बिकॉज आई थॉट कि ये वैलिड स्टोरी है एंड आई ट्रस्ट द सोर्सेज, बट एडिटोरियल टीम सेड नहीं, आप नहीं कर सकते क्योंकि ये अनवेरिफाइड है, ऑफ रिकॉर्ड है, इस पे कोई ऑन रिकॉर्ड सोर्स नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट At नहीं है. least one on record source. So even if you do the 3 source rule, you need one on the record source at एग्जैक्टली least. Then comment something, some comment on it. एग्जैक्टली तो वो रिट्रैक्ट करना पड़ी. अब मैं अभी तक, आज तक सॉल्टी हूँ उस डिसीजन के ऊपर, बट आई अंडरस्टूड इट, राइट? आई वाजंट हैप्पी बट आई हैड टू फॉलो बिकॉज इट मेड सेंस. तो उसके बाद जब आई थिंक इट वाज बीबीसी और सम अदर न्यूज आउटलेट जिसने कुछ महीनों बाद वही स्टोरी चलाई और कंफर्म किया कि ये जो हमने जो ऑफ रिकॉर्ड चलाई थी, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड सोर्सेज के साथ कंफर्म किया, और फिर मैंने अपनी एडिटोरियल टीम को भेजा, उन्होंने कहा ये ऑन रिकॉर्ड है, तो उन्होंने चलाई, आपके पास नहीं थी, वर सॉरी अगेन, आई नो यू आर अनहैप्पी बट इट इज व्हाट इट इज. तो मुझे जो इसके अंदर इशू इंटरसेप्ट की स्टोरी का ये लगता है कि आप जो हैं रूटीन एडिटोरियल एथिक्स जो हैं, अगेन यू कैन गो टू websites run by journalism centers at Columbia, Harvard, Chicago, CEJ. Basic 101 है जो मैंने जर्नलिस्ट से बात की है कि no publication worth their name will run that story if it was up to a serious editor, क्योंकि single source unverified document. That's my only gripe here in the sense कि again, if you're serious, you verify it. If you cannot verify it, even if you say it's unverified, no, I'm sorry, you cannot publish that stuff. I know, and I know the temptation. I think this was an exclusive, right? So Cipher has been key to Imran Khan's story after he was ousted on the vote of no confidence. And before that as well, जो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं उसके हवाले से भी बहुत अहम रहा है. And obviously, I think any journalist worth his or her salt would want that scoop, and it's painful to have to not publish it. But I think perhaps people will say, well, the seriousness of both is different. Yes. So the question is, public interest mein agar aap kar rahe hain, but if that is that public being helped or harmed by the fact that this story isn't being published? I think that it hasn't added much more. I think the contents pretty much correlate with what we know already. What it's done is actually given perhaps more impetus or momentum to the fact that Official Secret Act, जो माशाल्लाह बहुत प्रो जमहूरियत पार्टीज अभी पार्लियामेंट से निकली हैं, उन्होंने इसमें अमेंडमेंट्स किए हैं जिसके तहत ऐसे हो सकता है कि इमरान खान साहब के खिलाफ, because he had publicly admitted to the fact that he had somehow lost the cipher in Maria Maimon's in an interview with Maria Maimon on ARY, it gives them fresh impetus. So how are you helping or harming? I think the other discussion has been about so the timing. Does it aid Imran Khan's story? Does it help him with the public? Unfortunately, I don't think it helping him in any way. So one is obviously the threat of punishment under the Official Secrets Act, but the other is, sure, it gives him some degree of sympathy because people will believe it. लोग इस बात को इस पे परवाह तो नहीं करेंगे ना कि सिंगल सोर्स है नहीं है. उज़ैर इंटरसेप्ट ने पब्लिश किया है तो इंटरसेप्ट is better than Sama TV because at least unhone ye kaha we couldn't verify it, right? So for them it's enough because it is an international publication and it does a little more, it sort of dresses it in a more sophisticated way. It's better written. It sort of hits all the points that you think of, right? So but then I think even if Imran Khan gains sympathy, it doesn't help if it doesn't translate into the vote. And we know that Imran Khan coming back in the next election is incredibly difficult. या अगर आप समझते हैं कि international community में sympathy होगी और pressure होगा to have him released, it seems doubtful because these are also the people who have been hurt by Imran Khan's
undiplomatic calling of them out, right? Which whether it's a European Union or it's the US. So I don't think that this story helps Imran Khan. That's my opinion. I agree, and I think of the Secrets Act part is very very important here to double down on, in the sense कि अगर हम अमेरिका में भी देखते हैं विसल ब्लोअर्स के ऊपर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में एक्शन हुआ, लोगों ने कंडेम किया, लेकिन वो लीक्स थे, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के लीक्स थे. You saw people like Snowden, Chelsea Manning face issues as well. Donald Trump का केस चल रहा है, उनके पास क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स थे मारालागो के अंदर जो FBI को मिले, उसके ऊपर केस चल रहा है कि ये वायलेशन है क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स की. और खान साहब का भी यही आई थिंक एक तरह से मसला होगा, जैसे आपने कहा कि वो एक्सेप्ट कर चुके हैं ऑन द रिकॉर्ड कि मुझे नहीं पता मेरी कॉपी किधर है. तो अब वो केस जो है रीडबल होगा, और राना सनाउल्लाह ने ऑन हिज वे आउट इस पे ट्वीट भी किया कि केस बनता है. अगेन मेरी नज़दीक जो है ये अगेन यूज होगा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए एक तरह से खान साहब के ऊपर. लेकिन दुनिया भर में तमाम जो सीरियस ममालिक हैं उनमें कानून है कि आप सीक्रेट्स के अंदर जो है इस तरह रिलीज नहीं कर सकते डॉक्यूमेंट्स, स्मार्ट सीक्रेट, या लीक नहीं कर सकते या खो नहीं सकते, उसके ऊपर भी पनिशमेंट है आपकी. एक इंटरेस्टिंग थिंग अंबर इसके अंदर जो मुझे लगी, अगेन कुछ लोग कैन नॉट वेरीफाई इट, बट जब ये इंटरसेप्ट की स्टोरी चली तो काफी सारे ग्रुप्स के अंदर काफी सारे रिटायर्ड फॉर्मर डिप्लोमेट टाइप्स जो थे एफओ से रिलेटेड कह रहे थे मैंने भी पढ़ा हुआ है और मैंने भी यही कंटेंट्स पढ़े थे और ये इतने पेजेस का वही बात है कि डॉक्यूमेंट था. मुझे पता है कि कौन निगरान वजीर बिल्कुल आजम होगा. मैं भी उनसे कल परसों ही मिल के आया था. बिल्कुल. अब उसके अंदर अगेन मैं तो हंस रहा था जब कुछ लोगों ने ये बात कही, लेकिन आई वाज लाइक कि यार आप लोग ये व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, हमें मालूम है पाकिस्तान में किस लेवल की सर्वेलेंस हो रही है. अगर आप रैंडम ग्रुप्स के अंदर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपने एक डॉक्यूमेंट देखा है जो कि सीक्रेट है, जो कि आपके पास कोई राइट नहीं है उसको देखने का, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और फिर अगर आपको आके एफआईए उठाए और इन्वेस्टिगेशन के नेट के अंदर लेके आए कि आपको ये किसने दिखाया, कब दिखाया, आपने कैसे देखा, किसके फोन पे देखा, तो फिर आप गिल्टी हैं एक तरह से वायलेशन के अंदर, क्योंकि ये अगेन द डॉक्यूमेंट इज सीक्रेट, देयर इज अ लॉ अराउंड सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स. तो ये भी मुझे हैरानी हुई कि लोग खुल्लम खुल्ला बड़ाई में बात कर रहे हैं तो बड़े अहमक हैं, और अगर वैसे ही शो करने के लिए कर रहे हैं कि ये लीक हुआ था तो भी अहमक हैं, क्योंकि दोनों तरफ से आप फंसते हैं लीगली इन दिस इंस्टेंस. Also, I mean, just in terms of the process, इस किस्म का जो document होता है, जो cipher होता है, I think it is only for 4 people, and it is given to handed to them, and then it's put under lock and key in a safe. और Which सीरियलाइज्ड होता है बिकॉज एवरीबडी, द कॉपी गिवन टू एवरीबडी, यू कैन ट्रेस इट कि किसकी कॉपी थी. exactly. तो ये इतना आसान काम नहीं है. So, that's sure the diary is not public interest. I have my doubts about whether this is public interest as well. Well, I mean, Amber, again, I would disagree with you. अगर आप स्पिन करना चाहें, डायरी को आप स्पिन करना चाहें, तो मैं कहूंगा पब्लिक इंटरेस्ट है. क्यों पब्लिक इंटरेस्ट है भाई? पाकिस्तान के वजीर आजम है, न्यूक्लियर. नहीं नहीं नहीं, देखिए अब मैं लॉजिक बनाता हूं ना. अगेन वी कैन स्पिन इट व्हाटएवर डिपेंडिंग ऑन योर बायस, राइट? दैट्स व्हाट द कन्वर्सेशन वी वर हैविंग. इफ आई एम बायस्ड टुवर्ड्स गेटिंग दिस आउट, मैं कहूंगा कि भाई पाकिस्तान का वजीर आजम था अंबर जी, वो जो है न्यूक्लियर मुल्क है, उसके पास जो है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है जंग की, न्यूक्लियर अटैक की है. वो अगर एक खातून अपनी बेगम के जादू के अंदर मुलविस है, मेजमराइज हुआ है, और वो एविडेंस मौजूद है, तो क्या ऐसे शख्स को वजीर आजम होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उसे अगर कल कहें कि आप दिल्ली के ऊपर जो है टैक्टिकल न्यूक गिरा दें, तो वो गिरा देगा, तो फिर मुल्क का क्या बनेगा? I'm hypothesizing the ridiculousness of the argument, right? But you could argue कि ये भी public interest है. तो आई थिंक अगेन वो मेरे नजदीक जो है अथॉरिटी होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स की. आई थिंक वी एग्री ऑन दैट. We agree on the fact that at least verified authority होनी चाहिए. To me, it's the same kind of content जो उस वक्त जब खान साहब के जेल की पहली रात कैसे गुजरी थी, वो वाले सारे जो YouTube के चल रहे थे, या जावेद चौधरी's very colorful description of जब ये रेड हुआ था, छापा मारा गया था. So I think it's खान साहब, I mean, according to the diary, खान साहब को सिर्फ रात को 12 बजे दूध पीने की इजाजत थी. And it reminds me of this one very big fan of the Pakistan Tehreek Insaf who came up to me because she thought, I'm obviously, I was very critical of Imran Khan while
he was in power and would came up to me and said, मैंने तो यही सुना है कि ये बुशरा बीबी जो है ये पाकिस्तान मुशरिक नवाज ने उनसे शादी करवाई है और ये उनकी साजिश है. So you know, I mean that's the same kind of content कि इमरान खान कौन सी आज उन्होंने अपनी रिंग पहनी हुई है. So ठीक है उज़ैर, हम भी व्यूज एंड लाइक्स एंड शेयर्स के लिए ना we're gonna cook up a story for next week. या उन्होंने चश्मे पहने हुए थे वो VONC के बाद, तो वो फिर एक पूरी स्टोरी थी कि किसी ने जो है उनको जो चांटा मारा था तो वो चश्मे पहन के आए क्योंकि उनकी आंख का रंग काला. अजीबो गरीब थियरियों पे लोग स्टोरी चलाते हैं. अगेन आई थिंक वी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस टॉपिक एंड for the audience, the reason for this was to help you understand कि एक ethics का code है journalism के अंदर. Single source, unverified document with a single source चलाना. No publication worth their name would run with it, even when they can argue this is public interest, because ये एक बड़ा controversial subject है और ये अमेरिका में भी रहा है. BuzzFeed, Intercept वगैरह जो digital only publications हैं have been criticized by what people would call old school journalists in that sense. And both of us are on the old school journalism side here. I'm sorry, but we are. Yeah, I know. I remember hame to, you know, when I was at the BBC and you talked about the BBC, I had stories and I couldn't publish them because it nahi aapka koi sub anonymous sources hai. Last, like just a quick line on this is that interestingly, jab Tosha Khana ke ya Tosha Khane mein jo tahaif the us pe tafsilat RTI ke through mangwayi gayi thi, to argument yahi di gayi thi कि आपके जो सिफारती ताल्लुकात हैं वो खराब हो जाएंगे अगर ये सारे मामलात पब्लिक को मालूम हो जाए. So tell me something, did the Cipher help or harm your relationship with another country? You know, I think that's something you have to weigh these things, and these are questions that are debated, as you pointed out, within credible journalism organizations. It is easier for the Intercept because obviously they don't need to worry about Pakistan's relationships with the US. It would be harder for a Pakistani publication to order, and they may have legal issues if they were to publish something like that. Yeah, I agree, and I think Intercept की खुद भी अपनी एक critical take रही है American imperialism के ऊपर, तो वो it lines up with American foreign policy. And with their agenda as well, right? Correct. So okay, that's the show for today. Last thing, Amber, इसके ऊपर भी एक story है, quick take from you. पेमरा ने ऑर्डर इशू किया है कवरेज के ऊपर लोगों की, जरा उस पर बताएं कौन कौन है, क्यों है, क्या लॉजिक है, और व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस. इसमें नाम आपको बता दूं, and they wouldn't surprise many of you. इसमें साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा, वजाहत खान, आदिल राजा, हैदर रजा मेहदी, शाहीन सबाई, ये तो हैं जो कमेंटेटर्स और सहाफ़ी हैं जिन पर पाबंदी आयद कर दी गई है. अली नवाज, अवान, फारूक हबीब, मुराद सईद एंड हमाद अजहर are banned from पेमरा. का लॉजिक ये है कि जो लोग प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स होते हैं उनको इजाजत नहीं होती. ये सिंध हाई कोर्ट की एक के फैसले का साइट करके पेमरा ने ये ऑर्डर जारी किए. आई एम डिस्गस्टेड. I think that Hamad Azhar, I think, is in hiding, as is Murad Said, but I think Hamad Azhar was on a few shows and has unki kuch public statements जो हैं वो चलाई गई थी. I will say this, that I am opposed to this very strenuously because it is the same logic that was used about Nawaz Sharif, who is also a proclaimed offender, by the way. And even though interview nahi chal rahe, kyunki Mian Saab interviews to nahi de rahe, but unke aajkal statements to jab se Imran Khan gaye hain to wo statements to chalte hain. So wo bhi proclaimed offender hai. Jab Musharraf was also a proclaimed offender, lambe interview chal rahe hote the. I was one of the people who challenged that order against Nawaz Sharif, और उस वक्त मुझे याद है फवाद चौधरी और दूसरे लोग बहुत बढ़ चढ़ के बोलते थे कि ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, इनको तो आपको इजाजत नहीं होनी चाहिए इनको आने की टीवी पर. सो आई मीन I think that this tells you it's the same old cliche, right? कि वही लोग थे जो पहले बहुत खुश हो रहे थे जब ये किसी और सियासी जमात से या ऐसे सहाफियों के साथ हो रहा था जो नाक़िद थे, अब उनके साथ भी वही हो रहा है. You could call it, Schadenfreude or Makafate Amal, I don't care. I think it's wrong is wrong, and that rule only applies when you're in the bad books of the military. Yeah, I think it's condemnable, Amber, and again, मेरा तो अपना एक position है काफी टाइम से. I'm a free speech extremist. आप अगर speech को दबाएंगे, इस आज की दुनिया में पेमरा कर दे बैन, YouTube मौजूद है. अब अगर आपने YouTube को भी बैन करना है और उनको भी कंप्लायंस करवानी है कि वो वजाहत का वीलॉग बंद करें,
या हैदर मेहदी का बंद करें. आदिल राजा violated YouTube community policy, so I think he was taken down as a result of that because of call to violence again, right? तो वो उसका एक प्रोसेस है. लेकिन अगर आप ये करके कि जी हमने टेरर केस बना दिया लोगों के ऊपर जिन्होंने वीलॉग लिखा था क्योंकि एक पेट्रियाटिक पाकिस्तानी ने हमें कहा कि उनकी वजह से इश्तियाल दिया गया, तो अब Yeah. वो टेररिस्ट्स हैं, जो कि वजाहत पोइत पीरजादा और इन सब के साथ हुआ. इट्स कंडेमनेबल, इट शुडंट हैपन. एंड अगेन ये बात जो आपने कही, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो कहते हैं टीएलपी पे जब कोशिश की गई थी बैन लगाने की, मुझे याद है बड़े लोग फेवर में थे. आज लाइक नहीं, आप नहीं कर सकते ये काम. ये स्लिपरी स्लोप है और आपने स्पीच को इजाज़त देनी होगी. अगर आपको ना पसंद है स्पीच तो आप उसके खिलाफ जो है डिबेट करें, लोगों को कन्विंस करें. बैन करने से nothing's going to happen. In fact, you're only undermining yourself, you're undermining democracy, you're undermining the constitution. क्योंकि लॉजिक जो है वो फिर जैसे हमने इंगेज किया थोड़ी देर पहले, पब्लिक इंटरेस्ट वाली लॉजिक, वो उसी तरह ट्विस्ट की जा सकती है इस लॉजिक के अंदर भी कि कौन गद्दार है और कौन नहीं है और कौन क्रिमिनल है और कौन नहीं है. सो इट्स शेमफुल दैट देव गॉन टू दैट राउट. और डर तो मुझे, एंड आई थिंक यू ऑल्सो फेल्ट दैट वे, ये था कि आखिरी दिनों में इस पार्लियामान के कुछ लेजिस्लेशन लाई जा रही थी जो कि और भी सख्ती करते. सो थैंकफुली उनमें से कुछ चीज़ें पास नहीं हुई, कुछ हो गई. तो Just in terms of वहाँ बचत हो regulation, गई. exactly. Social media का जो control है वो थोड़ा सा बचत हो गई. There's been very strong statements, obviously, from the coalition of social media companies that is in Singapore, based in Singapore. But I'm just going to do a little plug here. CEJ में we're talking about the Permanent laws and what their problems are. There's a split in the journalist community. Reporters बहुत खुश हैं क्योंकि उनको लगता है उनकी तनख्वाह मिल जाएंगी, लेकिन कुछ free speech advocates हैं who are not happy with it. So मरियम औरंगजेब को हार भी पहनाए गए थे, आई थिंक टुवर्ड्स reporters दी बहुत एंड. खुश हैं. So again, that would be a good event, and maybe once it's done, we'll talk about this on this podcast as well to inform the audience कि क्या evolving views हैं. But again, आप अगर स्पीच को इस तरह दबाना चाहते हैं आज की दुनिया में तो हैव एट इट. ये 1900s में स्टालिन भी नहीं रोक सका था इसको, और अगर आप समझते हैं कि आप रोक सकते हैं, आप स्टालिन से ज़्यादा बड़े स्टालिन हैं, तो कोशिश कर लें. इट्स नॉट गोना वर्क. गुड लक टू यू. That brings us to the end of the show, but winners and losers, Amber, I know you were struggling a bit, so I'll let you have at it first before I go in. Yeah, I mean, I think इस वक्त सब जो कुछ कह रहे हैं कि हाँ देखिए काकर साहब ने मरियम नवाज साहिबा के साथ मुलाकात की थी, इस वक्त मतलब है कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज is on board with the decision. मजबूरी में किया है. Frankly, I think that we have seen a regression of democracy and a step back, and I think this indication, the particular nomination of the caretaker, is one more. The fact that we still don't know elections kab honge, to me, I think all political parties, and it isn't just Pakistan Tehreek-e-Insaf, just pe zyada sakhti hai naturally. I think they're losers for me this week. Legislation भी उन्होंने करा दी, उनके मर्जी का निगरान वजीर आजम भी लगवा लिया. समझ रहे हैं कि बहुत तारीफें करेंगे, बहुत अच्छे ताल्लुकात होंगे तो आपके लिए चांस बन जाता है इलेक्शन में. नो, you have really bartered away our democracy, and I hold all of you responsible simply because you were supposed to represent the people of Pakistan. And for short-term gains, all of these political parties have really made it worse for all of us. I think I will build off of it. My loser also is similar. Amber, my loser was the 15th National Assembly of Pakistan. 5 साल जिसने रूल किया, जिसकी टर्म खत्म हुई. So thank you for that. उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ मैं. It's called Murder of the Parliament that Murdered Democracy. Again, जो आइडिया था इस पीस का वो ये कि आप हमें जो लगता है, काफ़ी सारे मेरे दोस्तों को लगता है कि को अप्रैल 2022 के बाद कोई एक बड़ी जो है तब्दीली आई मुल्क के अंदर इन द स्लाइड टुवर्ड्स अथॉरिटेरियनिज्म. ये स्लाइड काफ़ी सालों से चल रहा था. अगेन वी कैन मार्क द डेट वेयर व्हाटएवर यू वांट. मैंने कोशिश की कि लोगों को बताया जाए कि 2018 से ये कहानी, एटलीस्ट 5 साल जो इस पार्लियामान के थे, हमने देखा कि खुद उन्होंने एब्डिकेट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इस आउटगोइंग गवर्नमेंट ने तो सोने पे सुहागा डाल के जो है वो एक्सेलरेट कर दिया. तो देर डेफिनेटली द लूजर्स. पार्लियामेंट इज द लूजर, पाकिस्तानी डेमोक्रेसी इज द लूजर. Winner is sports. The Premier League is back.
So Arsenal started with a win, 2-1. Manchester City also started with a win, which I'm not happy about, and I'm concerned कि उनके की स्ट्राइकर ने पहली 3 मिनट में ही गोल डाल दिया. But I think related to that, Amber, the bigger winner in the sports world is women's soccer or women's football. क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है, उसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा हुई है. मैं थोड़ी कवरेज देख रहा था ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप के अंदर, इन टर्म्स ऑफ व्यूइंग नंबर्स एक्सेट्रा. काफ़ी एक्साइटमेंट है. तो women sports like football associated with men typically have had sort of rising viewership, rising interest, rising conversation around it. And I think that's a winner because, again, when we look at the role of women and sports, issues हैं payments के ऊपर, issues हैं sponsorship के ऊपर. तो जब अब नजर आ रहा है कि लोग देखना चाहते हैं गुड क्वालिटी स्पोर्ट रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, that's a good path forward. और उसमें मोरक्को जैसी टीम्स भी शामिल थी जो कि मुस्लिम ममालिक हैं, उन्होंने भी compete किया. तो always good to see that come forward. Okay, well, I actually just, as we were talking, I also thought of a winner because I think what you've done is you infected me with some optimism very briefly. I think Sarmat Khusat is a winner for me, even though I think he's just uploaded a film that was censored, Zindagi Tamasha Hai, onto YouTube. There was a lot of talk about why doesn't he release it on Netflix or any other OTT platform like Amazon Prime or something of that sort. He couldn't do it, but he's uploaded on YouTube. And I think that should answer the question of I mean, it's sad that he couldn't show it on the big screen like he wanted to. It is a big screen film. But I think I'm happy that at least he got it out there. So winner, a little bit. I hope the next lesson is कि आप फिल्में बनाए, series बनाए. Don't depend on Pakistani censor boards to release it here. There's lots of alternative platforms. वो तो 12वीं में भी मसला हो गया था पंजाब में, तो पता नहीं क्या अगला क्या मसला होगा, किसी को नहीं पता. बट आई थिंक या you're right. And again, it's a shame, right? Pakistani content, video content is really, really good and watched around the world, particularly the dramas. Organizations like Netflix have multi-billion-dollar budgets for South Asian content. लेकिन पाकिस्तान में इतना इंटरेस्ट, जो एक बड़ी वजह है वो ये है कि आपके सेंसरशिप के लॉज हैं, वो इतने कंट्रोवर्शियल हैं कि अब जो अगर आप कोई सीरीज बनाएंगे, फॉर एग्जांपल सीक्रेट गेम्स जैसी या कोड़ा जैसी जो कि इंडिया में बनी, तो आपका सेंसर बोर्ड उसे अगर बैन कर देगा या उसके ऊपर नेटफ्लिक्स विल गेट इनटू ट्रबल. दे डोंट वांट टू गो थ्रू दैट ट्रबल. वो ऑलरेडी इंडिया में खुद उनको वैसे ही मसला होता है, लेकिन वो नेविगेट कर जाते हैं क्योंकि मार्केट बड़ी है. आपकी मार्केट फिर भी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन यू हैव इवन हायर बैरियर्स ओवर देयर. सो समथिंग टू थिंक अबाउट फॉर पीपल. बट that's the end of the show. Happy Independence Day to everybody hailing from the subcontinent. Yes, I will be celebrating, Uzair. I will be celebrating. We do every year. As we should all. And I think 14 तारीख कल हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपकी रात हो चुकी है, तो कमिंग अप पटाखे फटना शायद शुरू हो गए हैं या होने वाले हैं आपके यहाँ. उसके बाद तो पता नहीं, लेकिन शपाटर इस वक्त मुझे बाहर उनकी आवाज आ रही है. अच्छा, सीव्यू बैन ब्लॉक नहीं किया इस साल उन्होंने कंटेनर. नहीं, मतलब यहाँ तो होगा ना, यहाँ तो हलचल होगी, लोग मॉल जाएंगे, शपाटर निकलेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा. बिल्कुल, चलें, लोग सेलिब्रेट करेंगे. पाकिस्तान में 14 तारीख को, इंडिया में 15 तारीख को आज़ादी मिली कॉलोनियलिज्म से. काफ़ी सारी कॉलोनियल चीज़ें आज तक निकली नहीं, लेकिन एटलीस्ट इतनी थोड़ी बहुत आज़ादी मिल गई कि अब क्रिटिसाइज ही किया जा सकता है और कुछ चीज़ों पे कोशिश की जा सकती है कानून बदलने की, जो कि अंग्रेज़ दे गए इस खत्ते को. बट अगेन सेलिब्रेट, थिंक अबाउट कि कितनी सैक्रिफाइसेस के बाद ये आज़ादी मिली पाकिस्तान को, इंडिया को, बांग्लादेश को. और ये एक अच्छा मौका है टू थिंक अबाउट कि जिन लोगों ने ये पॉसिबिलिटी क्रिएट की अगेंस्ट अ कॉलोनियल सुपर पावर, वही लोग आज भी इसी खत्ते में बसते हैं. तो अभी काम ख़त्म नहीं हुआ. आप डिसअपॉइंटेड हैं, काफ़ी सारे लोग डिसअपॉइंटेड हैं, स्पेशली वेयर पाकिस्तान इज हेडेड. बट दैट डजंट मीन यू डोंट सेलिब्रेट the fact that we got our independence. On that note, Khuda Hafiz, and we'll see you next week.